हाय गाइस, दिस इज विशाल हियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने टारगेट की ओर डे बाय डे मूव कर रहे होंगे। चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम आज लेके आए हैं टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज यूजुअल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। डिप्लोमा वालों के लिए ये सिरदर्दी है क्योंकि डिप्लोमा में ये टॉपिक हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बीटेक वाले इसको इजीली डील करते हैं बिकॉज वहाँ पे ये ईएमएफटी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना? तो उसी चीज़ को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली क्वेश्चन इसके गलत होके आते हैं जो हम अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए पॉइंट टू द पॉइंट जो एग्जामिनर पूछता है, इससे जिस हिसाब से एनालिसिस किया है मैंने, उनको डिस्कस करेंगे और एक पूरा ओवरव्यू देंगे इस टॉपिक का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड तक देखिएगा। रियल में यू विल एंजॉय दिस वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट मीन्स कोई चीज रुकी हुई है, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में है। मीन्स हम कहते हैं जब एक इलेक्ट्रिकल में किससे डील करते हैं? चार्ज से डील करते हैं। जब एक चार्ज स्टेबल कंडीशन में होता है, जब एक चार्ज किसमें स्टेबल कंडीशन में होगा, तो उस समय इस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है ना? चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो निगेटिव चार्ज हो। अब यही मैं कहता हूं, जब एक चार्ज मूव करना शुरू करता है, जब एक चार्ज अपने पास से मूव करना शुरू होता है, जैसे मैंने मैग्नेटिक वाले चैप्टर में आपको बताया था, उस पे उस समय जो फोर्स आता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स आता है। यानी कि कभी भी अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं आ सकता है, उसमें ओनली ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। लेकिन जब चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो वहां पे दोनों फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डन? ये तो पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात करूं, चार्ज से देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जामिनर का पूछेगा क्या बन सकता है और आपको क्या पता होना चाहिए रियल में चार्ज के बारे में। जैसा हमको पता है चार्ज क्या है, एक मटेरियल में हम कब कहते हैं ये चार्ज हो गया, कब ये डिस्चार्ज हो गया, ये मटेरियल न्यूट्रल है, कब ये पॉजिटिवली चार्ज है, कब ये निगेटिवली चार्ज है। ये जैसा मैंने आपको मैं एक वीडियो आपको लिंक दे दूंगा, इसमें हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या दिमाग में आया साइंटिस्टों की, एक पूरी ब्रांच बना दी। मींस इसको एक एनर्जी का सोर्स मिल गया, तो उसमें पूरा आपको पता चलेगा चार्ज से लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने तक। ठीक है, देखिएगा। देखो क्या होता है, एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, इसमें सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज होते हैं, हम ये सपोज चलते हैं, और प्रोटॉन हम लेके चलते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब देखो इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन, जब एक न्यूट्रल एटम, कोई मटेरियल होता है न्यूट्रल, कोई भी चीज़ है न्यूट्रल है सपोज, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। सपोज अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन एक निकाल लूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एक डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये मटेरियल कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे उस समय, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूं अपनी तरफ से, अगर मैं इस मटेरियल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दे दूं, तो उस समय क्या होगा, उस समय ये निगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम उस समय कह देंगे ये हमारा जो मटेरियल है वो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब देखो, एक जो हम कहते हैं चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने, मैं कहते हैं कितने कूलाम होते हैं, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में, होते हैं ना चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्जेस होते हैं। अब एग्जामिनर इस पर क्या पूछेगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछता है, यहाँ पे पूछेगा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। डन? ये आपको पता होगा, आई नो ये आपको पता होगा। अब देखो चार्ज से और क्या पूछता है, चार्ज से अगर उसे कुछ पूछना होगा तो और क्या पूछेगा, चार्ज से पूछेगा कि चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ कैन यू से दैट इज अ स्केलर, इज दैट वेक्टर? तो यू कैन से चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शन। ऑफ कोर्स चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन तो हम देते हैं ना, ऐसे जब हम अपना अलग से फोर्स लगाते हैं, जब इसमें हम ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं किसी सर्किट में, तो डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं कि किधर से ले जाना है चार्ज को। तो इसीलिए इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है अपनी, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज दूसरा, चार्ज को आप बताइए क्या है, चार्ज इज द नेचर में कंजर्व है या नेचर में नॉन कंजर्व क्वांटिटी है? मीन्स इसे हम नष्ट कर सकते हैं क्या, चार्ज को खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्स से मिटा सकते हैं? डू यू थिंक दैट? नो, वी कांट, बिकॉज चार्ज इज द कंजर्व्ड इन नेचर। बिकॉज चार्ज को ना ही हमने पैदा किया है कभी, क्योंकि हमारा यूनिवर्स ही चार्ज से बना हुआ है। अगर हम कहते हैं हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सेल कुछ नहीं, वो एक चार्ज है, समझ रहे ना?
तो यही है, यूनिवर्स ही हमारा पूरा चार्जेस से बना हुआ है। अगर हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो चार्ज, एवरीवेयर इज चार्ज, एनवायरमेंट में चार्ज है। हम कहते हैं अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, कैसे फैल रहा है? चार्जेस हैं भाई, एनवायरमेंट में चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, बात वही है। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज को हम वी कांट डिस्ट्रॉय, वी कांट क्रिएट, बट हाँ इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी मशीनें बना रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ले रहे हैं काम, और उन्हीं चार्जेस का एक मोटर को घुमाने में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज द कंजर्व इन नेचर। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखो, ये तो मैंने चार्ज की बात कर ली। अगर मैं यही बात करूं कि चार्ज के द्वारा एक चीज आती है, चार्ज से ही हमारा आता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, मीन्स एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और एक रखा है नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज जो इसका फील्ड रहेगा चारों तरफ का, मीन्स इसका जो फील्ड रहेगा यहां से ऐसा निकलेगा, ठीक है ना, वो इस चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे, या फिर नेगेटिव का जो फील्ड होगा इसके चारों तरफ का, वो पॉजिटिव चार्ज पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, मींस ये इसका इस पे कितना फोर्स है, ये इसका इस पे कितना फोर्स है, ये डिसाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को ही हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक चार्ज का अगर स्पेस में रखे हुए हैं, दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा है, वो उसका दायरा दिखाता है कि उसका दायरा कितना है, वो उसका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखो इसी से ही क्या हुआ, जब ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये इस पे लगाएगा, इस पे लगा, तो एक दूसरे पे ये फोर्स लगाते हैं। अब इसी फोर्स को हमारे एक साइंटिस्ट हुए मिस्टर कूलम्स, कूलम्स ने मैग्नेटिक का भी दिया था, वो मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, नहीं देखा तो देख लेना जाके, कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ में क्या है, सिंपल, इन्होंने ये क्या है कि जब दो चार्ज हैं एक स्पेस में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, ये वाला चार्ज इस पे या फिर ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, देखो वो डिपेंड करेगा इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, मींस Q1 और Q2 पे, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये लेते हैं डिस्टेंस हम सेंटर टू द सेंटर, ये लेते हैं सेंटर टू द सेंटर, ये डिपेंड करेगी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी बनता है कि कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऑप्शन होगा डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, आप लगाओगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखो जब हम प्रोपोर्शनली साइन यहाँ से हटाते हैं तो कूलम्स एक कांस्टेंट आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, ये होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये रहता है। अब देखो इसकी पूरी की वैल्यू अगर मैं सीधा सीधा लिखना चाहूँ 9 इंटू 10 टू पावर 9, और खासकर इसमें जो आपको याद रखना है, आपको मैं दूसरे लिखता हूँ, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की होती है यूनिट, ये पूछी जाती है, ये वैल्यू भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कूलम्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो वो होती है हमारी 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, इनको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, ये हम कहते हैं परमिटिविटी। जैसे हमारा मैग्नेटिक सर्किट में था परमिएबिलिटी, तो यहाँ पे होता है परमिटिविटी, वहाँ पे म्यू से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमारा कहलाता है इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको ज्यादा यूट्यूब पे मिलेगा नहीं देखने को, मुझे लगा कि रियल में इस पे क्वेश्चन फंसते हैं और लोगों के फंसते हैं, आपने लगाए होंगे तो फंसेंगे क्वेश्चन। तो ये एप्सिलॉन नॉट होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ER होगा रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की मतलब क्या होता है, ये क्या होता है एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट मतलब एयर और वैक्यूम में, ये क्या है इसकी परमिटिविटी, एयर और वैक्यूम में। और रिलेटिव परमिटिविटी हमारी कहलाती है कि कहाँ पे चार्ज हमारा रखा हुआ है, मतलब किस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है।
एब्सोलूट तो कहलाती है हमारी एयर की और जो भी हमारा वैक्यूम चारों तरफ एनवायरनमेंट उसकी कितनी परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी कि किस मीडियम में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, हमने ऑयल में रख दिया कि हमने गर्म तेल में रख दिया, कहाँ पे रखा हुआ है हमारा चार्जेस, उस पर डिपेंड करेगी रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन एब्सोलूट परमिटिविटी कहलाती है एनवायरनमेंट की, यानी कि एयर और वैक्यूम की। ठीक है ना। तो देखो एब्सोलूट परमिटिविटी का आई थिंक इसकी भी आप याद कर लो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं चलो। एप्सिलॉन नॉट की देखो क्या होती है वैल्यू, अगर मैं निकालना चाहूँ, एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी भी यूनिट याद रखना फैरेड पर मीटर। ठीक है ना। और रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमने एयर और वैक्यूम में रख रखा है तो उसकी 1 होती है वैल्यू। डन, इतनी चीज होगी आपको इससे याद। इसमें हमारी एक चीज और आती है, वो थोड़ा आप याद रखना क्या आती है। देखो इसमें हमारा एक चीज रहेगा, न्यूमेरिकल आएगा आपके लिए कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालिए, एप्सिलॉन नॉट निकालिए जब आपको दे रखा हो लाइट की स्पीड और परमिएबिलिटी दे रखी हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना आप। आपको क्या दे रखा होगा, लाइट की स्पीड दे रखी होगी, लाइट की स्पीड नहीं, आपको लाइट की स्पीड दे रखी होगी और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मींस ये वाली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वैल्यू आई कहाँ से है, तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले से आए हैं। आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है, ये फॉर्मूले लिखे होंगे अलग अलग फॉर्म में। ठीक है ना। जहाँ यहाँ पे हम लाइट की स्पीड पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और इसकी 4 पाई × 10⁻⁷ पुट करेंगे तो इसका आंसर यही निकल के आएगा 8.85 × 10⁻12, यहाँ से आती है ये। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब देखो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसमें क्या कहते हैं कि हमारा जैसे कूलाम्स लॉ कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं कि हमारा कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कब फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा। ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कैसा रहेगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझ लो कि सपोज दो चार्ज हैं Q1 और Q2, अगर इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रहेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। कैसा रहेगा, रिपल्सन फोर्स रहेगा। अब आप कहोगे कैसे, देखो कैसे होगा। हमें पता है जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब देखो ग्रेटर देन 0 इनकी वैल्यू कब हो सकती है, इनकी ग्रेटर देन 0 वैल्यू तभी होगी जब या तो ये वैल्यू निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो। जब निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से बड़ा। या फिर ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ये एक चार्ज निगेटिव हो गया और दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो गया तो वैल्यू आएगी निगेटिव में, यानी कि 0 से कम आएगी। तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। मींस अगर एक चार्ज नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, यानी कि 0 से बड़ा। अगर दूसरा चार्ज पॉजिटिव है और दोनों ही पॉजिटिव है तो भी 0 से बड़ा आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा आएगा रिपल्सन फोर्स, क्योंकि देयर इज अ सेम चार्जेस ऑन द चार्ज। ठीक है ना। अब देखो, अब यहीं पे क्या पूछता है, अगर Q1 और Q2 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो कौन सा फोर्स होगा। अब देखो लेस देन 0 कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है, लेस देन 0 होगी या तो ये निगेटिव हो जाए, ठीक है ना, और इनटू कर दो एक पॉजिटिव से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर ये पॉजिटिव हो और इनटू कर दो ये वाले चार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव वैल्यू। अगर एक में भी अगर दोनों सेम चार्जेस हो गए तो चार्ज बदल जाएगा, तो हम कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस जो होंगे उस समय हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी। और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डन ना डियर, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया चार्जेस से। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया चार्जेस से। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लो कोई एक मिड में कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर उनके बीच में अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और इनका जो फील्ड है, इनका जो पूरा फील्ड रहेगा और इनके बीच में देखो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इनकी डायरेक्शन अलग होगी इनके फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में 0 होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में मिड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है ना। अब देखो बीच से एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है, वो कहेगा कि अगर मान लो 2 इक्वल और सिमिलर चार्जेस हैं, हम कह रहे हैं 2 इक्वल मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, और कोई रखे हुए हैं कोई दूरी पे कुछ भी, और इनके बीच में क्या करें हम, तीसरा चार्ज, हमने कोई तीसरा चार्ज रख दिया बीच में आके। चलो मैं यहां बताता हूं, देखो हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, हमने तीसरा नेगेटिव चार्ज इनके बीच में रख दिया आके।
अब इस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा बताओ, इस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा। देखो अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, या तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या फिर ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा जो थर्ड पे, ये देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो रहेगा लेकिन अनस्टेबल रहेगा, मींस ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा ना ही रिपेल करेगा, बीच में रहेगा लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी और रियल में क्लियर होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं, मैंने आपको चार्जेस की बात कर ली है, यहाँ पे कूलाम्स फोर्सेस की बात कर ली है, अब मैं तीसरी बात करूंगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और उनकी प्रॉपर्टीज की, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कंडक्टर के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है और गलत होने के चांसेस मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली रहते हैं। चलो समझते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, मतलब कोशिश करूंगा मैं इसकी आपको पीडीएफ दे दूं। चलो देखते हैं, आइए देखो इसमें क्या है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, चलिए इनकी अब कंडीशन थोड़ा देख लीजिए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, जैसे हमें पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे चलती हैं, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, इसमें भी रहता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से तो ये निकलेंगी और निगेटिव पे एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे एंटर कर जाएंगी, समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे एंटर, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव में एंटर रहेगा। डन। तो इसको याद रखिएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब एक चीज याद रखिएगा, कहाँ से ट्रैवल करती हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन जैसे हमारा मैग्नेटिक में हम बात कर लेते हैं कि अगर मैग्नेट है उसमें हमारा नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, लेकिन इंटरनली कैसी चलती हैं, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इसमें इंटरनली कोई ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है ना, इंटरनली कोई, कि आप सोचो निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, हम कहेंगे हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव टू निगेटिव चलती हैं। और इनके लिए एक वर्ड यूज होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निगेटिव पॉइंट, अगर कोई निगेटिव पॉइंट चार्ज है, देखो अंदर अंदर आ रही है ना सारी, अगर निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो हम कहेंगे ये रेडियली इनवर्ड है, निगेटिव पे रेडियल इनवर्ड। डन। कहाँ पे, निगेटिव पे। अगर हम यही बात करते हैं पॉजिटिव पे क्या होगा, तो पॉजिटिव से हमारी ये निकल रही है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल आउटवर्ड। ये क्वेश्चंस आते हैं, पॉजिटिव पे रेडियल आउटवर्ड और नेगेटिव पे रेडियल इनवर्ड। डन। अब देखो दूसरा, अगर हम इसको हम कहना चाहें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर, कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, मींस कंडक्टर के इंटरनल से ये पास नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स can't pass through a conductor। याद रखिएगा एक पॉइंट, can't pass through a conductor, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती हैं, जब वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास ही नहीं कर रही है तो इंटरनल में जीरो हो जाएंगी। यानी कि हम इससे एक वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी चार्ज लाई नहीं करता है इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर हम दूसरा के जैसे हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं काट सकते तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। डन डियर, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखो इसका, अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देख लिया, अगर मैं इसका जैसे आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कांट पास थ्रू अ कंडक्टर, अगर इसी का हम कंडक्टर में बिहेवियर देखें, सपोज एक कंडक्टर रखा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में, तो उस कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लाई करेंगे, मीन्स क्या क्या होगा, और यहीं से पॉइंट बनते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द है इंपॉर्टेंट, तो इसको बस याद रखिएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब चलो इधर समझते हैं, देखो ध्यान से क्या रहता है। अगर इनका बिहेवियर देखूँ मैं, अब कंडक्टर में, सपोज कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में रखा हुआ है, अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, कोई कंडक्टर के बीच में जीरो होता है, मीन इनसाइड कोई भी इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कह सकते हैं नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is जीरो। डन। इसी वजह से हम कहते हैं नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक, याद रखना है इतना। दूसरा, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इसी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हम कह सकते हैं नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। सीधा पॉइंट पूछते हैं, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है ना, याद रखिएगा ये नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कैसा होता है, जीरो होता है डियर, जीरो होता है। आई होप आप इतना याद रख पाएंगे, और यही पॉइंट आते हैं एग्जाम में और आप गलत करके आते हो, फिर निराशा होती है बाद में ना कि इतना छोटा क्वेश्चन गलत कर दिया। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या कहेगा ये। अब आप कहोगे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि अगर नेट चार्ज कंडक्टर के जीरो है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर जीरो है, अच्छा ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर क्या होगा। अब यही यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है इसका, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इज सेम एट द इनसाइड द कंडक्टर एंड एज वेल एज सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the conductor as well as surface of conductor is same। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सीधा आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज, अगर सरफेस पे 100 वोल्ट है तो इनसाइड पे भी 100 वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अगर 150 वोल्ट है तो आउटसाइड भी 150 वोल्ट रहेगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब देखो एक आता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सरफेस पे कैसी होती है एक कंडक्टर के, अगर कोई एक कंडक्टर है वो सरफेस पे कैसी होती है। अगर कोई एक कंडक्टर है, सपोज ऐसा कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, सपोज कोई भी कंडक्टर है, सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। देखो ध्यान से, हर जगह पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि सरफेस पे हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमारी आउटवर्ड होंगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। तो याद रखना कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको आपको कितनी चीज़ बता दी, इसके अंदर कोई भी चार्ज, यानी चार्ज का हम लोग डिनोट करते हैं फ्लक्स को जीरो से, सॉरी 5 से, तो वो होगा जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया आपको जीरो होगा इसके अंदर, और चार्ज जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, एंड पोटेंशियल, हाँ अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर, है ना। चलो, और इसका एक और पॉइंट आ जाता है इसमें, ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड पे, देखो आउटसाइड पे तो है ना, इनसाइड नहीं है, हमने इस साइड बना कर रखा है कि नहीं होगा, लेकिन आउटसाइड पे है। आउटसाइड पे कितना होगा, आउटसाइड पे कंडक्टर कितना होगा, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, ये कितना होगा, ये डिपेंड करेगा इसकी कंडक्टिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रेशियो पे। इसकी कंडक्टिविटी कितनी है सरफेस पे और एब्सोल्यूट परमिटिविटी के। ठीक है ना, डन, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कंडक्टर में कैसा है, और यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। ये आपको बहुत मतलब ये कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है ना। और मैं देखो इतना स्पेस बचा के इसलिए रख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसकी आपको जब पीडीएफ दूंगा ना तो इसका एक पेज में ही पीडीएफ आ जाता है, जब मैं इसे कैप्चर करूँगा तो एक पेज पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड बहुत बड़ा है। बस इसको मुझे अभी यूटिलाइज करना नहीं आता सही से, सीख जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ की। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ।
फील्ड स्ट्रेंथ, देखो ध्यान से देखो, ये क्या रहता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि डिनोट करते हैं ई से। इसका सीधे सीधा फंडा होता है कि कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज लग रहा है, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कहलाता है, इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं था, बस कोई ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स इतना दे रखा है, चार्ज इतना दे रखा है, देन निकालिए आप, तो सीधा आप यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। और बस आपने जो याद रखने वाला पॉइंट है जो बनेगा फैक्चुअल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने इसकी यूनिट आपको बताई दी है। अगर मैं यहीं पे मैंने बात कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी के चार्ज द्वारा, एक पर्टिकुलर चार्ज द्वारा कितनी होगी एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर चार्ज द्वारा ड्यू टू द, हम कह सकते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई भी एक पॉइंट चार्ज, एक पर्टिकुलर चार्ज है उसके द्वारा कितनी होगी किसी पॉइंट पे, तो इसके लिए सीधे आपको कुछ नहीं करना होता है, वो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है, E इक्वल टू 1/4πε0 जो चार्ज रखा है Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस पे मतलब उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी सरफेस के। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस फॉर्मूला आपके पास कंटेंट मिल जा रहा है, इतना आपको याद रखना है। ये एक जगह कंपाइल कर लेना, उन्हें रिवाइज करते रहना, डे बाई डे याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर मैं यहीं पे अगला पॉइंट डिसाइड करूँ, सॉरी डिस्कस करूँ, तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छा टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पहले तो इन चीज़ों को मैं आपको यूनिट बता दूं, अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इतना देखिए, इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी यूनिट, तो यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी आपसे कोई यूनिट पूछे तो उसको सीधा बता देना कूलाम, क्योंकि ये चार्ज की वजह से आता है, कूलॉम, बस इतना याद रखना, इसकी यूनिट होती है कूलाम। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वहाँ पे जैसे हमने पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आती है, कुछ नहीं करना होता है, पर यूनिट एरिया में हम डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज कितना था जो 5 था, Q अपॉन एरिया यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बस इतना याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको मिलेगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इसका एक और फॉर्मूला रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या रहता है फॉर्मूला, वो ये रहता है कि जो हमारी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके साथ मैंने डिस्कस करी ना कि फोर्स पर यूनिट, जो ऊपर अभी डिस्कस किया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, अगर वो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो पर यूनिट एरिया में लग रही है, मींस एक पर्टिकुलर एरिया में लग रही है, तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, शायद इससे डिनोट करते हैं, एफ ई अपॉन एरिया को हम कह सकते हैं, यानी हम इसको हम कह सकते हैं एफ अपॉन क्यू, ई को तोड़ेंगे अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखिएगा, ये पूछी गई यूनिट, इसलिए मैंने आपको इस हिसाब से बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एक कूलाम है, एक इसकी यूनिट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे कर देंगे, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ई थी, अगर वो लग रही है पर यूनिट एरिया में, तो वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया पे, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में मोस्टली, आप सोच रहे हो सर आपको, सर अगर हर चीज़ एग्जाम में ही देखनी पड़ेगी तो इतनी सारी चीज़ें होंगी, ऑफकोर्स डिफरेंट एग्जाम का डाटा है, तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई चीज़ छोड़ के नहीं आनी यार। मैं तो ये जानता हूँ अगर कोई यूपीपीसीएल कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, और यूपीपीसीएल खासकर, तो इसमें कोई चीज़ छोड़ के तो जानी ही नहीं है, क्योंकि देयर इज मतलब दिस टाइप ऑफ सिली एग्जाम्स डज नॉट हैव देयर ओन सिलेबस, कोई इनके पास सिलेबस नहीं है अपना, कोई दायरा नहीं है, हर समय हर बार अपना कुछ ना कुछ ट्विस्ट ला के चेंज कर देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं। कोई बंदा जो 10 साल से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और कोई जो सिर्फ अभी
6 महीने या फिर 1 साल तैयारी करे हुए हैं, उसका 22 लाख पेपर उसका रेंज में आ गया, उसने निकाल दिया। तो समझ रहे हो ना, तो अपना दायरा एक्सपेंड करिए, जितना कर सकते हैं, जितना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं, वो करिए। मुझ पे जितना हो रखा है मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों में। देखो ऐसा है, ये एफर्ट है एक, ये आपके लिए नहीं तो मेरे लिए तो काम में आएगा ही आएगा। मुझे, मैं कभी भूलूंगा, मैं यही वीडियो खोल के बैठ जाऊंगा, अपना रिवाइज कर लूंगा। मेरे लिए तो बेस्ट है और ईमानदारी से कंटेंट है ये। देखो, ये पूछते हैं कि हम परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, जो ई मैंने आपको बताई थी ना अभी, परमिटिविटी, टीवीटी, परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं। परमिटिविटी हम डिफाइन जो करते हैं, ये होता है, रेशियो होता है किसका, डेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी का। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी। याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे, आपको एग्जामिनर पूछेगा या फिर कोई टेस्ट सीरीज पूछती है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, व्हाट इज द रेशियो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी टू द इंटेंसिटी, इट इज कॉल्ड द परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। अब देखो, डेंसिटी को हमने क्या लिखा था, चार्ज पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी को हमने क्या लिखा था, फोर्स पर यूनिट कूलाम। इसको हम करेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स और एरिया, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इतना याद रखिएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी होती है, परमिटिविटी की। यहाँ से आ गई ना यूनिट, डन। चलो इतना आपको डन होगा। तो इनकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है डेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू परमिटिविटी। बस कि इसका फॉर्मूला हो गया, एक दूसरे रिलेटेड है, आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या रहेगा डिस्कस करने के लिए, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट हैं आपको डिस्कस करा दूं, फिर मैं आपको ले चलता हूं। जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे होती है, आउटसाइड द सरफेस होती है, इनसाइड द सरफेस होती है, उसका फॉर्मूले जो निकलते हैं, उससे क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। अगर आपको कभी देखने को मिल गया, फॉर्मूला ही देखने को मिल सकता है एग्जाम में, बस वो और देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि टू, अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, कि दो कोई इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेट किए गए हैं बाई या स्मॉल डिस्टेंस, मींस अगर कोई दो इक्वल कह सकते हैं और कोई अपोजिट चार्जेस हैं, ये सम ऑफ द डिस्टेंस डी से सेपरेट किए गए हैं, तो ये डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल यही कहलाता है, मींस दो चार्जेस अगर किसी भी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे गए हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कराएगा। अब इसी से एक चीज़ निकल के आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये क्या होता है, देखो ये हमारी कहलाती है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो चार्जेस हैं इनका तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, बस इन्हें क्या होता है, इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बस इसकी यूनिट हो जाती है हमारी कूलाम मीटर। इतना याद रखिएगा, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसमें डायपोल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना बता रहा हूँ उतना ही सुनिएगा। द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायपोल होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल हैं, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो, कैसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल कहीं रखें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय एक डायपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा कि फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नेट फोर्स लगेगा। अब देखो, जब कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो तो उस पे ओनली ओनली टॉर्क तो लगता है और फोर्स नहीं लगता है, इतना याद रखिएगा। जब कोई डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर टॉर्क लगता है लेकिन फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जब कोई डायपोल नॉन यूनिफॉर्म में हो तो इस पर टॉर्क और फोर्स दोनों ही लगता है, टॉर्क और फोर्स दोनों ही लगता है। अब एक बात आती है, आप सोच रहे होंगे, अच्छा आप ही सोचिए, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बताइए, थोड़ा सा दिमाग डालिए और कुछ नहीं है, थोड़ा सा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
चलो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसके पास सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, मीन्स हर एक पॉइंट पे जो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ 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 चेक कर रहे हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट, इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, यहाँ अलग है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो वो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये क्लियर होगा, छोटा सा डिफरेंस था, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे मैं आपको क्या बताने वाला था, यहाँ बताने वाला था कि एक चीज़ और आती है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, ये कुछ डाटा मैंने बीके मेहता से भी ले रखा है और कुछ अदर बुक से भी ले रखा है, तो आप आसानी से जज कर पा रहे होगे कि नहीं ये यहाँ का डाटा है, तो उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं ले रखा है, ले रखा है बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही सोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला सीधा आप याद रखिएगा, यू से पोटेंशियल नहीं दिखाते हैं, माइनस के, ये होता है डायपोल मूवमेंट पी ई कॉस थीटा, ठीक है ना, पी यहाँ पे हो जाएगा डायपोल मूवमेंट और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल की कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी और कब जीरो होगी। अब तीन चीजें याद रखिएगा, ये मिनिमम कब होगी, जीरो कब होगी और मैक्स कब होगी, यानी मैक्सिमम कब होगी। देखिए मिनिमम कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, यानी कि एंगल जो होगा डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच का, अगर ये थीटा जीरो हो जाए, थीटा कॉस थीटा जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस थीटा जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, सॉरी यार क्या बता रहा हूँ मैं, कॉस थीटा जीरो की वैल्यू वन होती है, सॉरी 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 डियरी सॉरी, कॉस थीटा जीरो की वैल्यू क्या होती है, अगर थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए तो जीरो की वैल्यू होती है वन, जब ये वन हो जाएगा तो पूरी आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में यानी कि उस समय क्या होगा, ये मिनिमम, ठीक है ना। अब देखो जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि उस समय हो जाएगा जीरो। अब मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये वैल्यू निगेटिव में, अगर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जब एंगल हो जाए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 का माइनस वन होता है, तो इसकी हो जाएगी उस समय मैक्स। डन, इतना क्लियर होगा, आई होप इतना क्लियर होगा और क्लियर होना भी चाहिए। अब मैं बिल्कुल बात करूँ, इसको ध्यान से समझिए, जो अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यार इंपॉर्टेंट, रियल में यार इंपॉर्टेंट सब है, ये पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज सरफेस पे कितना होगा, आउटसाइड पे कितना होगा, उसका फॉर्मूला कितना है। मैंने आपको पोटेंशियल बता रखा है, कंडक्टर का आउटसाइड और इनसाइड दोनों का सेम होता है। अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और हम बात करेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, हाथ भी दुख है तो अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रिक कोई चार्ज है, सपोज ये क्यू चार्ज है और इस जगह पे मैं देख रहा हूँ ये पॉइंट ए है कि यहाँ पे इसका जो फील्ड का इफेक्ट होगा उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सिंगल पॉइंट चार्ज पे कितना होगा, वो आपको बताना है। उसके लिए सीधा फॉर्मूला आप लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट चार्ज ए इज अ क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बीच की डिस्टेंस आर, बस इतना याद रखना है। डन, इतना क्लियर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज इज अ वी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं यही बात करूं कि स्केलर जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, इज ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं यही बात करूं कि पोटेंशियल एट द सरफेस, सरफेस पे कितना होगा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर बात करूं, देखो वो कितना होगा। अगर सपोज ये कोई कंडक्टर है
ये ले लो, इसकी यहाँ से रेडियस कितनी है, आर है, और ये चार्ज है कोई, ठीक है ना, मैंने मान लिया। तो सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे की वैल्यू होगी v इक्वल टू क्यू अपॉन वही वाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मीन्स ये डिस्टेंस जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया एक चार्ज से यहाँ तक का, तो ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। अगर मैं यही बोल देता हूँ कि पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, मीन्स ये चार्ज है, कोई चार्ज है, सॉरी ये कोई कंडक्टर है, और इसमें यहाँ कोई चार्ज है, ये तो रेडियस आर थी मैंने आपको बताया, और कोई सरफेस हम यहाँ तक जज कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस डी और है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये पूरी डिस्टेंस ऐड कर देनी है, आउटसाइड पे ये कितना है इससे डिवाइड कर देना है। तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं करना, d प्लस आर, इनकी पूरी डिस्टेंस को ऐड कर देना है। क्लियर। और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, तो वो तो हमारा कांस्टेंट रहता है। अगर चेंज इन पोटेंशियल करेंगे कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो। अगर कभी पूछता है कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि किसी का भी हम चेंज करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट का, तो वो जीरो आता है। ठीक, मेरे पास जो इतना कंटेंट था सफिशिएंट, आई थिंक कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें आप हिट कर पाएंगे बिल्कुल। और इसमें आई थिंक अब कुछ नहीं बचा होगा जो आपको मुझे बताने का। एक दो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, अगर आप उन्हें याद रख पाएँ तो मैं बोल देता हूँ, और याद रख लेना, लिखने में टाइम लग सकता है यार, चलो कोशिश करूँगा लिख दूँ मैं। देखो क्या है, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमने जैसे आपको बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ये तो मैंने बताया नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या कहता है हमारा, ये होता है कि चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये कहलाता है हमारा क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये क्लियर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट रखना कि चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और आपको क्या बताऊं मैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो हमने बता दिया आपको कि सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, एक चीज याद कर लो, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेंड कर सकता है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय इलेक्ट्रॉन, इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना, √2 इलेक्ट्रॉन और उसकी वोल्टेज, वेलोसिटी वोल्टेज अपॉन मास, ये हमारा वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज कितना दिया गया है और ये मास कितना है उसका जो दिया होगा सारा, और चार्ज रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और निकाल सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड कर सकता है। और एक और आता है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितने होते हैं, तो ये मिलेगा आपको Q इक्वल टू 2E, अल्फा पार्टिकल होता है 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। अब अगर यही पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो हो जाएगी Q इंटू बी, यानी कि यहाँ से आप निकालोगे Q, फिर रखोगे यहाँ पे QV, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आपको इतना बताया मैंने, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक सरफेस म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज, और सफिशिएंट है आई थिंक आपको इतना। और हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे कराना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, मैं अभी करा के जाऊँगा। एक चीज़ और देख लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी, बस इतना याद रखना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं जूल भी लिख सकते हैं। क्लियर, शानदार था ना सेशन। चलो अब मैं आपको करा देता हूं फटाफट से इसका क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। देखो जैसा आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के देखो, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा सॉल्व करने की, बहुत मजा आएगा इसे करने में। ये उसमें दे रखा है बीके मेहता में भी, और एग्जामिनर ने भी पूछ रखा है ये एग्जाम में, 8 आइडेंटिकल ड्रॉप, मीन्स कोई छोटी छोटी ड्रॉप है, 8 अलग अलग ड्रॉप है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई लिक्विड के हैं, ईच चार्ज टू अ पोटेंशियल 100 वोल्ट, हर एक के पास कितना है 100 वोल्ट है, हर एक के पास कितना है 100 वोल्ट, हर एक के पास 100 वोल्ट है, ठीक है ना।
जब व्हेन दे आर फार अपार्ट, जब ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, सबके पास कितना है 100 वोल्ट। इफ दे आर म्यूचुअली ब्राउट टुगेदर, अगर इनको हम कंबाइन करके पूरा एक बना दिया, एक बूंद बना दी, ठीक है ना, सिंगल ड्रॉप बना दिया थे मैंने, तो अब क्या होगा पोटेंशियल ऑन अ सिंगल ड्रॉप। अब पोटेंशियल क्या होगा सिंगल ड्रॉप का, अब आप बताओ। देखो कईयों का दिमाग तो ये लगता है, अच्छा जब ये एक पॉइंट है, एक चार्ज है, जब इसके ऊपर दूसरी बूंद आएगी फिर तीसरी बूंद आएगी, यानी कि ये पैरेलल में जुड़ते जाएंगे, पैरेलल में इस कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, अगर मैं देखूं कि वॉल्यूम जो होता है एक क्लोज ड्रॉप का, अगर मैं यहां से देखो एक वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्लोज ड्रॉप, ये इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये वॉल्यूम होता है, एक पूरी जो ड्रॉप होती है ना, अगर उसका हम वॉल्यूम निकालें तो आता है 4/3 पाई आर क्यू, ये इतना होता है। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास कितनी ड्रॉप थी, 8 ड्रॉप थी इसके अंदर, जो वॉल्यूम ऑफ द क्लोज ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ द क्लोज ड्रॉप इसका पूरे का तो कितना था 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन इसके अंदर कितनी है छोटी छोटी, उनका भी तो अपना एक वॉल्यूम होगा, वो 8 हैं, और 8 यानी कि हर एक का कितना है 4/3 पाई आर क्यू, हर एक का कितना है 4/3, हम अंदर वाले की छोटी है तो हम छोटी मान लेते हैं आर, रेडियस आर छोटी मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो बड़ी वाली ड्रॉप का कितना है अपना 4/3 पाई आर क्यू, अब जो इसके अंदर जो छोटी छोटी कितनी है 8 हैं, और हर एक का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से सॉल्व करो, 4/3 कैंसिल, पाई खत्म, और आर क्यू बचा। अब यहाँ से देख लिया, अगर मैं कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू रखता हूँ तो कितना आएगा 8, अगर मैं क्यू क्यू इसको हटा के इधर देता हूँ तो क्यू रूट बन जाएगा, यानी कि 2 का हो जाएगा, तो आर अपॉन आर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा आर अपॉन आर कितना होगा, यानी कि मैं अगर मैं कैपिटल आर निकालूं, यानी कि बड़े वाले की जो रेडियस आएगी वो 2 टाइम ऑफ द छोटे वाले की रेडियस आएगी, बड़े वाले की जो रेडियस आएगी वो 2 टाइम ऑफ द छोटे वाले की रेडियस आएगी। क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट कैसे देखना, देखो अब देखो जो वोल्टेज आएगा बड़े वाले का, जो बड़े वाले का वोल्टेज आएगा वो होता है क्यू अपॉन आर, यानी कि जो हमारा चार्ज है और अपॉन आर इज द रेडियस, तो वो हमारा डिपेंड करता है। ध्यान से देखो V इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन R, जब निकालते हैं तो यहाँ पे जब हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है कि Q अपॉन R, तो वो छोड़ो। V इक्वल टू हमारे चार्ज कितने हैं, ध्यान से देखो, पहले एक का चार्ज कितना था, सपोज एक कूलम, तो सबका जोड़ के हमारे पास कितने चार्ज हो जाएंगे 8 चार्जेस हो गए, हर एक की बूंद का कितना हो गए 8Q हो गए नहीं हो गए। अगर मैं छोटे वाले का देखो तो देखो ना, और जो रेडियस है बड़े वाली का R इक्वल टू हम क्या है 2R है, अगर हम काटेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ बचेगा V इक्वल टू 4KQ अपॉन R, इतना बचेगा, इतना बचेगा। ये किसके लिए है, हर चीज छोटे वाले के लिए Q अपॉन R, तो V इक्वल टू 4 इंटू, अगर मैं इसका वोल्ट निकालूं तो छोटे वाले का दे रखा ना हर एक का 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 100 वोल्ट रखेंगे तो बड़े वाले का वोल्टेज कितना निकल के आएगा 400 वोल्ट। दैट्स, ये था पूरे का सॉल्यूशन, यानी कि आंसर इसका क्या आएगा 400 वोल्ट कंबाइंड होके पूरे का। आई होप क्लियर होगा। देखो बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन में, ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वीडियो को पीछे करिए दोबारा समझिए, बहुत आसान है। अब मैं देखो इसकी ट्रिक बता दूं फटाफट, ट्रिक देख लो, और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आए कितनी भी ड्रॉप हो कुछ भी हो तुरंत देख लेना, करना कुछ नहीं आपको, सिर्फ ड्रॉप को नजर में रखना है। ड्रॉप कितनी है 8 ड्रॉप है ना, वोल्टेज गिवन कितना है, वोल्टेज गिवन कितना है 100 वोल्ट। बस अगर कंबाइंड और फाइनल वोल्टेज पूछा जाए, फाइनल कंबाइंड वोल्टेज, तो कुछ नहीं करना आपको, जो वोल्टेज गिवन है वो रखना है, ऊपर ड्रॉप रखनी है, और अपॉन में क्या कर देना है क्यूब रूट कर देना है ड्रॉप्स का, ड्रॉप का क्या कर देना है क्यूब रूट। अब देखो ध्यान से इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर हमें बी फाइनल निकालना हो, वोल्टेज गिवन कितना था 100, ड्रॉप कितनी है 8, और जब इसका हम क्यूब रूट करेंगे 8 का तो कितना आएगा 800 बटे यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना बचेगा 400 वोल्ट, तो 400 वोल्ट आ गया नहीं पाएगा फाइनल। डन, आई होप आपको क्लियर हो गया, और क्लियर होना चाहिए यार, इतनी चीज़ें तो क्लियर आप समझ सकते हो, इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और मेरी तरफ से बेस्ट कंटेंट था, और ये एग्जामिनर के लिए, यानी कि जो भी एग्जामिनर डिमांड करेगा आने वाले टाइम में, और अभी तक जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से एक बेस लेके मैंने आपको ये बताया सारा, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, कंटिन्यूसली एफर्ट डालिए, सक्सेस दूर नहीं है, एक भी दिन डिले मत करिए। मैं फिर कहता हूं, अगर आप आज का दिन वेस्ट करेंगे तो कल का दिन मैं लिख के कह सकता हूं अपने आप वेस्ट हो जाएगा। तो डू योर टुडेज बेस्ट एंड कल की चिंता छोड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन लाइक शेयर एंड कमेंट जो भी करना कर देना, बाकी शेयर कर देना दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।